Good morning, everyone. Good morning. Just a minute. Good morning, Shailendra Singh, Yogesh, Rajat, Anu, ऋषभ. गुड मॉर्निंग. आ जाओ भाई फटाफट. और आवाज आ रही है? हम्म. चलिए शुरू करते हैं फिर. दिख रहा है? क्या था लास्ट क्लास में? व्हाट यू वर डिस्कसिंग लास्ट क्लास? मेरे ख्याल से अल्कलिनिटी और हार्डनेस दोनों हो गई थी ना. अल्कलिनिटी और अल्कलिनिटी और हार्डनेस, ये दोनों हो गई थी शायद मेरे ख्याल से. देखिए, जो चीज आपको याद रखनी है सिर्फ अल्कलिनिटी और हार्डनेस में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वो ये कि अल्कलिनिटी होती है कार्बोनेट की, बायकार्बोनेट की और कॉस्टिक, है ना. अच्छा, मुझे एक चीज बता सकते हो क्या? चलो छोड़ो उसको, बाद में देखेंगे. और हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस होती है कैटायंस की वजह से. दीज आर स्पीसीज ऑफ कैटायंस, दीज आर स्पीसीज ऑफ कैटायंस. और जो हार्डनेस होती है वो कैटायंस के कारण होती है. और कैटायन कौन से? जो एक से ज्यादा वैलेंसी रखते हैं, जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है. जो मल्टी वैलेंट कैटायन है, जो मल्टी वैलेंट है, उन मल्टी वैलेंट कैटायन के कारण होती है.
कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तुमको दुनिया भर की चीजें दी हो सकती हैं, दुनिया भर की चीजें दी होती है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि ये चीजें अगर हैं इन तीनों में से कोई भी, तो अल्कलिनिटी होगी, और अगर कैटायंस जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है उनकी वजह से हार्डनेस होगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वाले चैप्टर का वो खत्म हो चुका है। इसके बाद वाले जो चीजें हैं वो सिर्फ याद रखने की, जैसे इनकी परमिसिबल लिमिट याद रख लेना, उनके सोर्सेज याद रख लेना, है ना। जो समझने वाली चीजें थी इस वाले चैप्टर में वो खत्म हो गई है। तो अब इस चैप्टर की एक तरह से फॉर्मेलिटी बची है सिर्फ। अब ऐसा कुछ समझने का नहीं है, अब सारे के सारे फैक्ट हैं, उनकी परमिसिबल लिमिट है, जो परमिसिबल लिमिट आपको याद रखनी है। तो पहला लिखिए क्लोराइड कंटेंट। नेक्स्ट, क्लोराइड कंटेंट। क्लोराइड कंटेंट जनरली रो वाटर में नेचुरल डिपॉजिट हैं या एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं या हो सकता है कोई सीवेज वेस्ट वगैरह हो, वहां से आता है। ठीक है, तो इसके सोर्स को याद रखना है, समझने का कुछ भी नहीं है। क्लोराइड्स इन वाटर आर मोस्टली डिराइव्ड, क्लोराइड्स in water are mostly, chloride in water are mostly derived from natural mineral deposit, from natural mineral deposit, natural mineral deposit, agricultural or irrigation discharges, agricultural or irrigation discharges, or irrigation discharges. Presence of chloride in high quantity, presence of chloride in high quantity, in high quantity indicates pollution of water due to sewage, pollution of water due to sewage, pollution of water due to sewage और इंडस्ट्रियल वेस्ट। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्लोराइड हो, मतलब या तो कोई सीवेज से क्लोराइड आया है या कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट से आया है, ये इसके सोर्स हैं। क्लोराइड्स आर डिटरमाइंड, सिर्फ मेथड का नाम याद रखना है, कोई नहीं पूछता। क्लोराइड्स आर डिटरमाइंड, क्लोराइड्स आर डिटरमाइंड बाय मोहस मेथड, बाय मोहर्स मेथड। ये नाम याद रखना सिर्फ, कि क्लोराइड को डिटरमाइन करने का तरीका कौन सा है, मोहर मेथड। इस मोहर मेथड में इन विच water is titrated with, water is titrated with, water is titrated with standard silver nitrate, standard silver nitrate, AgNO3 बोलते हो जिसको, AgNO3 solution with potassium chromate as color indicator, with potassium chlorate, potassium chromate as कलर इंडिकेटर। जैसे तुम्हारे पास AgNO3 है, ये AgNO3 क्लोराइड अगर वाटर में है तो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और AgCl बनाएगा। ये AgCl प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का,
ये AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। और जो AgNO3 है, ये पोटेशियम क्लोरेट, जो पोटेशियम क्रोमेट हमने मिलाया है K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट होता है K2CrO4, तो ये देता है Ag2CrO4। ये रेड ब्राउन कलर बनाता है, ये रेड ब्राउन कलर बनाता है। इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट लिख लेना क्लोराइड की, एक्सेप्टेबल लिमिट है इसका 200 मिलीग्राम पर लीटर, और कॉज फॉर रिजेक्शन है 1000 मिलीग्राम पर लीटर। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लर नहीं हो रहा होगा, तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा अभिनव सिंह। और किसी के भी हो रहा है क्या ब्लर? नहीं हो रहा होगा। तुमको यहां से सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। एक तो क्लोराइड कंटेंट मोहर्स मेथड से डिटरमाइन किया जाता है, दैट्स इट। उसमें AgNO3 काम लेते हैं, और इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट। कभी भी नहीं पूछा गया कुछ भी इसमें से। इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में था वो अल्कलिनिटी और हार्डनेस ही है। और किसी के भी हो रहा है क्या ब्लर? नहीं हो रहा होगा शायद। नहीं हो रहा होगा। एक तो सिर्फ मेथड का नाम याद रखना है, और इसके एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन ये याद रखना है। अरे नेटवर्क चेक करो, का नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। अब देखो तो, अब देखो तो, ओके। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो चीज मैंने गोले में लिखी है वो याद रखनी है आप। डन। लास्ट लाइन है कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन 1000 मिलीग्राम पर लीटर। कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन का मतलब है इससे ज्यादा लिमिट चली नहीं सकती है। अगर 1000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा क्लोराइड है तो हम वाटर को सप्लाई नहीं करेंगे। किदा रे कसं ध्यान बाळगांना खडावा लागलो अबे खास तर भारी जरूर ध्यान हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट, नाइट्रोजन कंटेंट।
यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन कंटेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन कंटेंट, मुझे एक चीज बताओ कि अगर वाटर में नाइट्रोजन कंटेंट है किसी भी फॉर्म में, अगर वाटर में किसी भी फॉर्म में नाइट्रोजन कंटेंट है तो वो क्या शो करेगा? वो किस चीज की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है? जिसने पढ़ा हुआ एनवायरमेंट पहले वो बताओ। अगर वाटर में नाइट्रोजन कंटेंट है, नाइट्रेट तो फॉर्म है नाइट्रोजन के कि इस फॉर्म में हो सकता है, ये तो फॉर्म है, वो किस चीज की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा? वाटर में जो नाइट्रोजन कंटेंट, नहीं अल्कलिनिटी की वजह से नहीं आता है नाइट्रोजन, अल्कलिनिटी तो अलग चीज है। नाइट्रोजन कंटेंट आता है वाटर में ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। जब ऑर्गेनिक मैटर होता है या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा होता है या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका होता है। ऑर्गेनिक मैटर अगर है वाटर में तो ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस को बताता है नाइट्रोजन कंटेंट। अब वो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो गया हो भले ही, या हो सकता है अभी शुरू भी नहीं हुआ हो, या हो सकता है पूरा हो गया हो, लेकिन वो ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। मैंने एक दिन तुमको पहले भी बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर अगर वाटर में है तो किस फॉर्म में सबसे बेकार कंडीशन में होता है, जिसमें वो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। मैंने पहले भी बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर अगर पानी में है तो वो किस स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कंडीशन में होता है। बताया था ना एक बार, जब ऑर्गेनिक मैटर पार्शली डिकम्पोज्ड कंडीशन में होता है तब। अगर पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, अगर ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरह डिकम्पोज हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्शली डिकम्पोजिशन की स्थिति में तब होता है, उस वाले केस में वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, वो जहर होता है एक तरह से। तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन in water indicates indicates presence of, indicates presence of what? Organic matter, presence of organic matter in water. Nitrogen content may be present, nitrogen content may be present in following forms, in following forms. पहला है फ्री अमोनिया, पहला है फ्री अमोनिया, दूसरा है ऑर्गेनिक अमोनिया, दूसरा है ऑर्गेनिक अमोनिया, तीसरा है नाइट्राइट और चौथा है नाइट्रेट। ये चार चीजें हैं, इनमें सबसे खतरनाक फॉर्म होती है नाइट्राइट, इनमें सबसे खतरनाक फॉर्म होती है नाइट्राइट, क्योंकि नाइट्राइट वो कंडीशन बताता है जब ऑर्गेनिक मैटर पार्शली डिकम्पोज हो रहा होता है। फ्री अमोनिया वो कंडीशन बताता है कि हाँ भाई डिकम्पोजिशन होना शुरू हुआ है, रिसेंट पोल्यूशन को बताता है ये। ऑर्गेनिक अमोनिया बताता है जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन शुरू हो चुका होगा, उससे पहले नाइट्रोजन की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है। और नाइट्रेट बताता है जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन खत्म हो चुका है,
तब इसकी क्वांटिटी क्या है। ये चारों अलग अलग चीजें बताती है। तो सबसे ज्यादा बेकार चीज, सबसे ज्यादा जहरीली जो चीज है वो नाइट्राइट है। देखो इसको। डन। तो पहला लिखिए फ्री अमोनिया। पहला बात करते हैं फ्री अमोनिया। फ्री अमोनिया बताता है रिसेंट पॉल्यूशन। फ्री अमोनिया बताता है रिसेंट पॉल्यूशन। इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स रिसेंट पॉल्यूशन इन वाटर। रिसेंट पॉल्यूशन इन वाटर। और इसको मेजर कैसे किया जाता है। इट कैन बी इट कैन बी calculated by it can be calculated by simple boiling of water. Simple boiling of water and measuring the amount of ammonia gas liberated. And the amount of measuring the amount of ammonia gas liberated. तुम्हारे पास वाटर है जिसमें अमोनिया है। इस वाटर को जब गर्म करेंगे तो यहां से अमोनिया गैस लिबरेट होगी। इस अमोनिया गैस को या तो कंडेंस करके इकट्ठा कर लो, इसको कंडेंस करके इकट्ठा कर लो, या तो उसके बाद मेजर कर लो। ठीक है। इसकी जो परमिसिबल लिमिट है वो है 0.15। इसकी जो परमिसिबल लिमिट है, परमिसिबल लिमिट वो है 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। और कॉज फॉर रिजेक्शन भी यही है। परमिसिबल लिमिट जहां भी आपको एक ही दिखे सिर्फ, इसका मतलब उसका कॉज फॉर रिजेक्शन भी यही है। 0.15 से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। 0.15 से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर हम सिंपली पानी को बॉईल करेंगे तो अमोनिया गैस जो लिबरेट होगी कंडेंसेशन से, किसी भी तरह से उसको मेजर कर लेंगे, वो बता देगा आपको अमाउंट ऑफ अमोनिया, फ्री अमोनिया। ठीक है। हो गया सभी का। चलिए दूसरा लिखिए, ऑर्गेनिक अमोनिया। क्या बताता है ऑर्गेनिक अमोनिया, अभी बताया था 1 मिनट पहले। ऑर्गेनिक अमोनिया क्या बताएगा। ऑर्गेनिक अमोनिया क्या बताएगा। ऑर्गेनिक अमोनिया क्या बताएगा। पार्शली डिकम्पोज नहीं,
ऑर्गेनिक अमोनिया ये बताता है जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन शुरू होता है उससे पहले अमोनिया कितना है। द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक अमोनिया, द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक अमोनिया represents the amount of nitrogen, represents the amount of nitrogen before decomposition has started, before decomposition has started। इसकी क्वांटिटी को कैसे पता करते हैं, देखिए its quantity can be, its quantity can be calculated by, its quantity can be calculated by, calculated by boiling, boiling of already boiled water, already boiled water, already boiled water, and by measuring ammonia gas liberated, by measuring ammonia gas liberated, a strong alkaline agent, strong alkaline agent, a strong alkaline agent like KMnO4 can be added, can be added, can be added to aid the liberation, to aid the liberation process, liberation। पहली बार बॉईल किया बिना कुछ मिलाए, जब जो अमोनिया गैस लिबरेट हुई वो तो क्या है, फ्री अमोनिया है। जैसे पहली बार में तुमने ये किया, ये वाटर है, इसकी फर्स्ट बॉइलिंग की, तो फर्स्ट बॉइलिंग से जो अमोनिया लिबरेट हुआ, फर्स्ट बॉइलिंग से जो अमोनिया आपको मिला वो कौन सा अमोनिया है, वो अमोनिया है आपका फ्री अमोनिया, फ्री अमोनिया है। फिर दूसरी बार में क्या किया, इसी पानी को वापस रीबॉईल किया, इसी पानी को वापस रीबॉईल किया, और आप चाहो तो रीबॉइलिंग करते टाइम इसमें KMnO4 मिला सकते हो। KMnO4 मिलाने से लिबरेशन प्रोसेस थोड़ी इनहांस हो जाएगी, और इस बार जो अमोनिया लिबरेट होगा, इस बार जो अमोनिया लिबरेट होगा वो होगा आपका ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक एमोनिया। और अगर इन दोनों अमाउंट को मिला दें, फ्री अमोनिया, फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया, फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया को मिलाते हैं अगर, तो उसको कहा जाता है जेल्डोस अमोनिया, KJELDHOS, इसको कहा जाता है जेल्डोस अमोनिया। अगर ऑर्गेनिक अमोनिया को फ्री अमोनिया में मिला दिया जाए तो, मतलब इनकी टोटल क्वांटिटी, इनकी टोटल क्वांटिटी। इसकी परमिसिबल लिमिट है 0.3, इसका परमिसिबल लिमिट है
परमिसिबल लिमिट 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। KMnO4 मैंने लिखा है ना, कैन बी एडेड टू एड द लिबरेशन प्रोसेस। इससे जो अमोनिया की लिबरेशन प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। जिस तरह से सॉइल में अल्कोहल मिला देते हैं कई बार वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए, उससे इवोपोरेशन प्रोसेस बढ़ जाती है, तो उसी तरह से। हो गया सभी का? लिखो। अरे एक बात बताओ, तुम जितने लोग एनवायरमेंट पढ़ते हो उतने लोग जियोटेक नहीं पढ़ते शाम को, क्या बात है? जितने लोग एनवायरमेंट में होते हैं उतने लोग जियोटेक में नहीं होते शाम को। पढ़ रहा है क्या पहले जियोटेक? ये पढ़ना ही नहीं है? अच्छा, टाइमिंग का नहीं पता। वेरी गुड। तो तुमको कोई इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी ना, जियोटेक की क्लास होती है शाम को ऐसा करके कुछ? नहीं मिली? योगेश तू तो था शायद शाम वाली क्लास में कल। जियोटेक का टाइम है शाम को 4 बजे। बाकी आईडी पासवर्ड तुम्हारे दोस्तों से ले लेना किसी से। जियोटेक का वेटेज गेट में 18 नंबर के आसपास का रहता है। अरे आईडी पासवर्ड रख लो। किसी दोस्त से पूछ लेना, तुमको लिंक मिला होगा ना, उसमें आईडी पासवर्ड होंगे। चलिए, हो गया। गेट के लिए सबसे बड़ा इंडिविजुअल सब्जेक्ट है जियोटेक। किसी भी ब्रांच में इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जिसका 17-18 नंबर का वेटेज हो। चलिए कोई बात नहीं। तीसरा है नाइट्राइट। तीसरा है नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या बताएगा?
नाइट्राइट क्या बताएगा? कॉलेज वाले एनवायरनमेंट की लिंक भेजे हैं, तुम्हारे किसी दोस्त के पास होगी, उससे पूछ लेना, नहीं तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। नाइट्राइट क्या बताएगा? ये बताता है नाइट्रोजन का वो कंटेंट जब ऑर्गेनिक मैटर पार्शियली डिकम्पोज हो चुका है। इट इंडिकेट्स इट इंडिकेट्स पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, partial decomposition of organic matter, partial decomposition of organic matter. It is not permissible, it is not permissible in water, और ये मेजर किया जाता है कलर मैचिंग टेक्निक से। इट इज मेजर्ड बाय कलर मैचिंग टेक्निक। टर्बिडिटी में मैं आपको बता चुका हूं कलर मैचिंग टेक्निक किस तरह से काम करती है। इट इज मेजर्ड बाय कलर मैचिंग टेक्निक। तो इसका परमिसिबल लिमिट कितना हुआ? 0। ये परमिसिबल ही नहीं है वाटर में, परमिसिबल लिमिट 0 है। तो परमिसिबल लिमिट 0 का मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम इसको अलाउ नहीं करते पानी में, ये जहर होता है प्योर। इसके बाद आता है नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या बताता है कि ऑर्गेनिक मैटर अब डिकम्पोज हो चुका है। इट्स प्रेजेंट या इट्स प्रेजेंस इंडिकेट्स कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। So it shows old pollution. It shows old pollution. फ्री अमोनिया बताता है रिसेंट पोल्यूशन, और नाइट्रेट बताता है ओल्ड पोल्यूशन। ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता आदमियों में, तो बड़े आदमियों में। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इन वाटर इज नॉट टू हार्मफुल। इट इज नॉट टू हार्मफुल, बट if it is in excess, it can cause, तुमने नाम सुना होगा कभी ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम इन इन्फेंट्स, ये छोटे बच्चों में होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, सुना है क्या नाम? इसकी परमिसिबल लिमिट है 45। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो नाइट्रेट होता है ये बच्चों के इंटेस्टाइन में एसिड से रिएक्ट करता है और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, वहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, जिससे बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है। उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, और उससे कभी कभी बच्चे की मौत भी हो जाती है।
लिख लिया सबने? देखो, ये भी कलर मैचिंग टेक्निक से ही मेजर किया जाता है, इसका मेजरमेंट भी कलर मैचिंग टेक्निक से होता है। और नाइट्राइट में और नाइट्रेट में दोनों में कलर मैचिंग टेक्निक है। नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों में कलर मैचिंग टेक्निक है, और उन दोनों में बॉइलिंग। हो गया? ये पूछा जा सकता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है। इसके बाद लिखिए फ्लोराइड। सॉरी, ब्लू बेबी तो हो गया ना, फ्लोराइड। फ्लोराइड फायदा करता है कि नुकसान करता है? फ्लोराइड फायदा करता है या नुकसान करता है? नुकसान करता है। नुकसान करता है। बेनिफिट सर्टेन लिमिट। बच्चों के जब दांत उभरे होते हैं ना, जिनको कच्चे दांत पक्के दांत बोलते हैं, बच्चों में जब परमानेंट टीथ का फॉर्मेशन होता है, तब ये परमानेंट टीथ में जो डेंटल कैविटीज है उनको बचाने के लिए तो जरूरी होता है एक सर्टेन लिमिट तक। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो फिर दांत पीले पड़ जाते हैं। उससे भी ज्यादा हो जाए तो फिर आदमी जैसे कुबड़ा हो जाता है आदमी, ऐसा हो जाता है। आदमी में कुबड़ आ जाती है अगर बहुत ज्यादा फ्लोरोसिस या बहुत ज्यादा फ्लोराइड का इस्तेमाल करे तो। उसको बोलते हैं बोन फ्लोरोसिस। उसको बोलते हैं बोन फ्लोरोसिस। तो कुछ लिमिट तक ये बच्चों के लिए फायदा करता है, उसके बाद फिर वो नुकसान करना शुरू कर देता है। ठीक है? अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, it helps to prevent it helps to prevent it helps to prevent dental cavities, dental cavities, excess value, excess value का मतलब है मोर देन
more than 1.5 milligram per liter results in decoloration of teeth, results in decoloration of teeth, called molting of teeth, called molting of teeth, greater than 5 milligram per liter, greater than 5 milligram per liter causes deformation of bones, causes deformation of bones. इसको बोलते हैं बोन फ्लोरोसिस. इसको बोलते हैं बोन फ्लोरोसिस. इसकी परमिसिबल लिमिट होती है 1. परमिसिबल लिमिट 1 और कॉज फॉर रिजेक्शन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर. डन. तो ये हैं केमिकल पैरामीटर्स. इसके अलावा कुछ मेटल्स हैं. जिनकी मैं वैल्यू लिख देता हूं. सभी की लिखना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ मेटल्स की परमिसिबल लिमिट लिख देते हैं. कुछ मेटल्स हैं जिनकी परमिसिबल लिमिट लिख देता हूं. मेटल्स. पहला है सोडियम. चलो सोडियम नहीं, आयरन एंड मैग्नीज. आयरन एंड मैग्नीज. इनकी परमिसिबल लिमिट दोनों की 0.3 मिलीग्राम पर लीटर एंड 0.05 मिलीग्राम पर लीटर रेस्पेक्टिवली. कॉपर 0.052 0.05 टू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर. मतलब ये एक्सेप्टेबल लिमिट, ये कॉज फॉर रिजेक्शन. यहां पे एक नोट लिखना, मैंने कल भी बताया था. ये कॉपर सल्फेट ग्रेटर देन 250 मिलीग्राम पर लीटर. कॉपर सल्फेट more than 250 milligram per liter has laxative effects. इसलिए बहुत लोग तांबे के बर्तन में पानी रख के रात को फिर सुबह पीते हैं, इसी के इफेक्ट के कारण. थर्ड, कैल्शियम.
कैल्शियम 75 to 200, सल्फेट 200 to 400, 200 to 400, फिफ्थ आर्सेनिक आर्सेनिक ये सुसाइड करने के काम आते हैं सब, 0.01 से 0.05, कैडमियम कैडमियम 0.003 मिलीग्राम पर लीटर, जिंक जिंक 5 to 15 मिलीग्राम पर लीटर, साइनाइड साइनाइड 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, लेड 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, मरकरी मरकरी 0.001, निकल 0.02, ये मरकरी भी सुसाइड करने के काम आता है, किसी को जरूरत अगर हो अगर तो मरकरी घोल के पी जाना थोड़ी सी। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। डन। बता दूं, चलिए बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, लास्ट पॉइंट, फिर ये चैप्टर खत्म है। बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में क्या होंगे? बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या होंगे बायोलॉजिकल में? ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह कुल मिला के, साधारण भाषा में बात करें अगर तो बैक्टीरिया वगैरह, और उनमें से भी वो बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब बैक्टीरिया वायरस सभी चीजें आ जाएंगी, बैक्टीरिया वायरस सारी की सारी चीजें आ जाएंगी जो बायोलॉजिकली एक्टिव होती है वो। और उनमें भी जो खतरनाक चीज है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये होती है पैथोजेंस, जो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं वो पैथोजेंस होते हैं। सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नुकसान नहीं पहुंचाते, बहुत सारे तो जरूरी भी होते हैं, लेकिन जो बीमारी स्प्रेड करते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, और वो जो पैथोजेंस हैं वो पैथोजेंस ही खतरनाक होते हैं। अब इन पैथोजेंस का टेस्ट जनरल रूटीन में नहीं किया जाता है,
क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत होती है और आसानी से टेस्ट परफॉर्म नहीं होते। हम क्या करते हैं, कॉलीफॉर्म्स की टेस्टिंग कर लेते हैं। हम कॉलीफॉर्म्स की टेस्टिंग कर लेते हैं। अब अगर वाटर में कॉलीफॉर्म्स हैं तो कॉलीफॉर्म खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन कॉलीफॉर्म्स की प्रेजेंस ये बताती है कि इस वाटर में पैथोजेंस हो सकते हैं। तो हम कॉलीफॉर्म्स की टेस्टिंग कर लेते हैं सिर्फ, है ना। तुमको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन से बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, दैट्स इट। फिर अपन चलेंगे इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट organisms are called pathogens. Pathogens. These are capable of transmitting disease. These are capable of transmitting disease. Examples of bacteria, चलो ठीक है। बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, इनके नाम याद रख लेना बस। बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, अंडर 4 कैटेगरीज। पहला है स्फेरिकल शेप, और ये जो कैटेगरीज हैं ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, इनकी शेप कैसी है उसके हिसाब से। पहले होते हैं स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया, स्फेरिकल, इनको प्यार से बोला जाता है कोकस, या इनको कोकस में, जो स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया को बोलते हैं कोकस, कोकस, और इसको प्यार से बोलते हैं कोकी। दूसरा है रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड, इनका नाम होता है बेसिलस, बेसिलस, इनको प्यार से बोलते हैं बेसिली। थर्ड वन इज कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड, इनका नाम होता है वाइब्रियम, और इनको बोलते हैं प्यार से वाइब्रियो। एंड द लास्ट इज स्पाइरल, इनका नाम है स्पिरिलियम, और इनको बोलते हैं स्प्रीला। सिर्फ इनके नाम याद रख लोगे तो ही काम चल जाएगा आपका, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको लिखो, मुझे 1 मिनट तो मैं भी आया।
डन? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें जो कल तक का मैटर था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आज के बारे में जो चीजें थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। कॉमा, कॉमा के जैसा, जैसे कॉमा होता है वैसे बैक्टीरिया भी होते हैं, बिल्कुल। कॉर्मा नहीं है, कॉमा है, कॉमा, COMMA। कॉमा। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, चैप्टर 3। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अब हमको वाटर को कितना ट्रीटमेंट देना है ये किस पे डिपेंड करेगा? कितना ट्रीटमेंट देना है वो किस पे डिपेंड करेगा? हम्म इंप्योरिटीज पे। और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर डिपेंड करेगा, एक तो उसमें इंप्योरिटीज कितनी है, वाटर में कितनी इंप्योरिटीज हैं, और दूसरा डिपेंड करेगा कि आप उस पानी से करोगे क्या। आप उस पानी से करोगे क्या? मान लीजिए एक तो आपको स्विमिंग पूल के लिए पानी चाहिए, एक आपको पीने के लिए पानी चाहिए, है ना? तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो दोनों का डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। दोनों का डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, भले ही दोनों में इंप्योरिटी सेम तरीके की, भले ही दोनों में इंप्योरिटीज सेम तरीके की हो। तो हम पानी से करने क्या वाले हैं और पानी में इंप्योरिटीज क्या है? भाई जो बीमारी होती है, बीमारी का इलाज भी डॉक्टर इसी तरह से करता है कि आदमी क्या करने वाला है। जैसे मान लो किसी आदमी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज ज्यादा है, एक आदमी की उम्र ऐसी है जो 40-50 साल का है, और वही सेम प्रॉब्लम वाला आदमी एक ऐसा है जिसकी उम्र 80-85 साल है। तो 80 साल वाले का डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन नहीं करता है, उसको बोल देता है कि स्टंट वगैरह डला लो, 2-4 साल जी जाएगा, उसके बाद तो वैसे ही मरना है। लेकिन जो 40 साल का आदमी उसको ऑपरेशन कर देता है। तो उन दोनों के भी पर्पज अलग अलग है। इसी तरह से पानी के पर्पज क्या है, तुम पानी से करोगे क्या, वो डिपेंड करेगा कि सेम तरीके की इंप्योरिटीज हैं तो भी उनका डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है, तो भी उनका डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर depends upon degree of treatment of water, depends upon the impurities present in it, impurities present impurities present and degree of water quality required, degree of water quality required. Various treatment processes may be, मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं सिर्फ कि क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस, वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में बी, दो चार का नाम बता सकते हो क्या कि ट्रीटमेंट प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? दो चार ट्रीटमेंट प्रोसेसेस का नाम। स्क्रीनिंग, ओके,
सॉल्व प्रोसेस, ये क्या होता है? कोगुलेशन, ओके, क्लोरीनेशन, ओके, फिल्ट्रेशन, फ्लोकुलेशन, ओके, एलम मिला के वो कोगुलेशन में आ जाता है। सेडिमेंटेशन, चलिए। तो हो सकता है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग हो सकता है, एरेशन हो सकता है, सेडिमेंटेशन हो सकता है, सेडिमेंटेशन हो सकता है, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन हो सकता है, या मैं डायरेक्ट कोगुलेशन लिख दूं, मान लो कोगुलेशन प्लस सेडिमेंटेशन ऐसे लग देता हूं, है ना। और आपका फिल्ट्रेशन हो सकता है, फिल्ट्रेशन के अलावा तुम्हारा सॉफ्टनिंग हो सकता है, डीमिनरलाइजेशन हो सकता है, डीमिनरलाइजेशन हो सकता है, डीफ्लोरिडेशन हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। और डिसइंफेक्शन हो सकता है। ये कोई सीक्वेंस नहीं है ना। ये प्रोसेसेस के बारे में मैंने बात की है कि ये चीजें हम करते हैं। हम सीक्वेंस कौन सा अडॉप्ट करेंगे ये भी डिपेंड करेगा, इम्प्योरिटीज किस तरीके की हैं, इम्प्योरिटीज किस तरीके की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और आपके पास जो सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या है उस पर डिपेंड करेगा हम इनमें से कौन कौन सी चीजें काम में ले सकते हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो स्क्रीनिंग किन चीजों को रिमूव करता है? स्क्रीनिंग किन चीजों को रिमूव करता है? बता सकते हो? कोई जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव करता है। स्क्रीनिंग जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है। एइरेशन से क्या क्या चीजें रिमूव हो सकती हैं? एइरेशन से क्या क्या चीजें रिमूव हो सकती हैं? अभी बात करेंगे स्क्रीनिंग है क्या। जाली लगाते हैं ना, जाली लगाते हैं सामने, वो स्क्रीनिंग होती है। तो जाली किन किन चीजों को रोकती है? जो बड़ी चीजें होती है उनको रोक देती है। भाई तुम्हारा ट्रीटमेंट प्लांट है ये, इस ट्रीटमेंट प्लांट में पानी आएगा तो तुम क्या करोगे? यहां पे एक जाली लगा दोगे, तो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो बड़ी चीजें हैं वो यहां पे रुक जाएंगी, तो आगे फिल्टर के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, आगे फिल्टर के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। एरेशन से क्या क्या चीजें रिमूव हो सकती है बता सकते हो? एरेशन से जो डिजोल्व गैसेज हैं वो रिमूव हो जाती है, डिजोल्व गैसेज रिमूव हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ अमाउंट में आयरन और मैग्नीज भी रिमूव हो जाता है, इनका भी डिकम्पोजिशन हो जाता है। एरेशन करने का मतलब है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, एरेशन करने का मतलब है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना। सेडिमेंटेशन से क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं, पार्टिकल्स में सेटल डाउन, पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन में हम कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं पहले, और केमिकल्स के बाद फिर सेडिमेंटेशन हो जाता है। इसमें क्या है? सेडिमेंटेशन आफ्टर, सेडिमेंटेशन आफ्टर certain chemicals, mixing of certain chemicals, after mixing of certain chemicals। इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन देखिए, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फाइनर पार्टिकल्स, उनको भी रिमूव करता है,
फाइनर पार्टिकल्स को भी रिमूव करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर को भी रिमूव करता है, अगर कोई बैक्टीरियाज वगैरह हो उनको भी रिमूव करता है, कलर ऑर्डर वगैरह को भी ये रिमूव कर देता है ना, कलर ऑर्डर वगैरह को भी ये रिमूव कर देता है। इसके अलावा सॉफ्टनिंग किस चीज के लिए किया जाता होगा, सॉफ्टनिंग किस चीज के लिए किया जाता होगा, हार्डनेस के रिमूवल के लिए। ये किसको रिमूव करता है, हार्डनेस को, रिमूव्स हार्डनेस। इसके नाम से पता चल रहा है डीमिनरलाइजेशन, ये मिनरल्स को रिमूव करता है, रिमूव्स मिनरल्स। डीफ्लोराइडेशन के नाम से पता चल रहा है, ये फ्लोराइड को रिमूव करता है। और जो डिसइंफेक्शन है ये बैक्टीरियाज को मारने के लिए होता है, फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरियाज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बैक्टीरियाज स्पेशली इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्पेशली इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो अब हमको ये देखना होगा कि आपके पानी में इनमें से क्या क्या चीजें इंप्योरिटीज हैं, उसके हिसाब से हम जो है ये चीजें काम में ले लेंगे कि आपको कौन कौन सी प्रोसेस अडॉप्ट करनी है। डन। तो अगर आपको इन चीजों के बारे में जानकारी है तो फिर हमको सीक्वेंस अडॉप्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो फिर हमको सीक्वेंस अडॉप्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। डन।
अब अगर एग्जांपल देखें एक दो, इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर, अच्छा एक नोट करके लिखना, एक नोट करके लिखना, द मिनिमम रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, मिनिमम रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बता सकता है कोई क्या है? कि अगर हम किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तो कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे? हाँ हाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड कौन सा है? अगर हम किसी भी तरीके का स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग क्यों करेंगे? अगर मान लीजिए पानी में कोई ऐसी बड़ी चीज है ही नहीं जो स्क्रीनिंग से रुकेगी, अगर हम कोई भी अगर हम किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब पानी को किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तब भी डिसइंफेक्शन तो करेंगे ही, तब भी डिसइंफेक्शन करेंगे, हमेशा करेंगे। ये सबसे लास्ट में किया जाता है, जरूरत पड़ने पे पहले भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे लास्ट में तो किया ही जाएगा। और एवर लास्टिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, एवर लास्टिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ, after application of all the ट्रीटमेंट, सभी ट्रीटमेंट जब कर लोगे तब भी आपको डिसइंफेक्शन करना ही है, ये चीज दिमाग में बिठा लो। हम जब सारे ट्रीटमेंट कर चुके होंगे जब भी लास्ट में डिसइंफेक्शन करना है, और अगर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होंगे तब भी कम से कम डिसइंफेक्शन तो करना ही है, तब भी कम से कम डिसइंफेक्शन करना है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक पहला, in case of groundwater, in case of groundwater and surface water, in case of groundwater and surface water with storage, having turbidity, less than 5 NTU and free from color and odor। थोड़ा सा अंदाजा लगा के बताओ कि कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे इस वाले केस में, इस वाले केस में कौन कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे? फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। अब तुम ये देखो, किसने बताया फिल्ट्रेशन? सौम्या, आकाश ने फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। अब पहले तो ये चीज देखिए कि फिल्ट्रेशन किन किन चीजों को रिमूव करता है। फिल्ट्रेशन रिमूव करता है तो कोई पार्टिकल्स हो, कलर, ऑर्डर, बैक्टीरिया वगैरह, ये सारी चीजें। इनमें से कोई चीज है क्या ऐसी जिनको रिमूव करना है? इसमें सिर्फ और सिर्फ टर्बिडिटी है, वो भी 5 NTU से कम है।
आईएस कोड हमको 5 एनटीयू की टर्बिडिटी अलाउ करता है, आईएस कोड 5 एनटीयू की टर्बिडिटी अलाउ करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें कलर भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, बाकी सारी चीजें भी नहीं है, ग्राउंड वाटर और है। तो इसमें कुछ रिमूव करने का है ही नहीं, तो क्या करेंगे, प्लेन डिसइंफेक्शन काफी रहेगा। प्लेन डिसइंफेक्शन इज प्लेन डिसइंफेक्शन डिसइंफेक्शन इज इनफ, प्लेन डिसइंफेक्शन इज इनफ। समझ में आ गया मैंने क्यों कहा ऐसा? हम्म, चलो दूसरा केस लेते हैं, एक दूसरा केस लेते हैं। इफ ग्राउंड वाटर कंटेन्स, if groundwater contains excessive iron, dissolved CO2, and odorous gases, and the treatment will be, लगाओ अंदाजा, अंदाजा लगाओ क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। एरेशन, सिर्फ एरेशन से काम चल जाएगा क्या? सिर्फ एरेशन से काम चल जाएगा क्या? एरेशन एंड डिसइंफेक्शन प्लस डिसइंफेक्शन, और कोई? फिल्ट्रेशन, सौम्या वेरी गुड, और कोई? एरेशन, डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेशन, ओके। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पानी में क्या क्या है? एक्सेसिव आयरन है, और डिजॉल्व गैसेज हैं, ऑडरस गैसेज हैं। ये हमने जब बताया था कि एरेशन से आयरन और मैग्नीज रिमूव हो जाता है, लेकिन पूरे का पूरा रिमूव नहीं होता। अगर मान लीजिए ज्यादा क्वांटिटी में है, तो ज्यादा क्वांटिटी में आयरन और मैग्नीज रिमूव नहीं कर पाता एरेशन, थोड़े बहुत अमाउंट को वो डिजोल्व डिकम्पोज कर देता है ना। लेकिन यहां पे इसकी मात्रा ज्यादा है, तो यहां इसकी मात्रा ज्यादा है तो क्या करेंगे, इसको तो सेटल करके निकालना पड़ेगा यार, इसको सेटल करके निकालना पड़ेगा। तो या सेडिमेंटेशन तो करना ही पड़ेगा फिर, अगर आप इसको सेटल करवाना चाहते हो आयरन को। अगर आयरन डिजोल्व कंडीशन में है, अगर आयरन वाटर में डिजोल्व है, तो हमको इसके लिए फिर कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स भी डालने पड़ेंगे, हमको कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स भी डालने पड़ेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा केमिकल्स डालने होंगे। जब हम एक्स्ट्रा केमिकल डालते हैं तो उस प्रोसेस को कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन बोलते हैं। केमिकल डालने के बाद कुछ प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट सेडिमेंटेशन में नीचे जमा हो जाएगा, उसके बाद जो प्रेसिपिटेट बचेगा वो फिल्ट्रेशन में हो जाएगा। तो आपको कोई केमिकल भी डालने पड़ेंगे, सेडिमेंटेशन भी करवाना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। और बाकी जो डिजोल्व गैसेज हैं, वो डिजोल्व गैसेज किससे रिमूव होंगी? डिजोल्व गैसेज के लिए डिजोल्व गैसेज किससे रिमूव होंगी?
एरेशन से। द सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी, सबसे पहले करेंगे एरेशन। एरेशन से क्या होगा, ये तुम्हारे डिजोल्व गैसेज, ऑडरस गैसेज वगैरह रिमूव हो जाएंगे। कुछ अमाउंट में आयरन भी मान लीजिए रिमूव हो जाएगा, लेकिन अभी भी अमाउंट बचा है। तो क्या करेंगे, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन। होता क्या है, करते क्या है, इनके बारे में बाद में देखेंगे। अभी हम सीक्वेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद क्या क्या करना है। कोगुलेशन विद फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन विद फ्लोकुलेशन में हम केमिकल्स ऐड करते हैं जिनकी वजह से ये जो आयरन है वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। अब उस प्रेसिपिटेट को भी रिमूव करना है। उस प्रेसिपिटेट को रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन करेंगे। इसके लिए सेडिमेंटेशन करेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पूरे का पूरा जो रिमूवल है इस प्रेसिपिटेट का वो सेडिमेंटेशन से हो जाएगा। कुछ पार्ट नहीं होता है। उसके लिए फिर हम करेंगे फिल्ट्रेशन। अब हमारे पास फिल्ट्रेशन 3-4 तरीके का होता है, जनरली 3 तरीके का होता है। स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, ग्रेविटी फिल्टर। जब हम फ्लोकुलेशन कर रहे हैं या कोगुलेशन कर रहे हैं, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के साथ कभी भी स्लो सैंड फिल्टर काम में नहीं आता। कभी भी स्लो सैंड फिल्टर काम में नहीं आता। तो अगर आपने कोगुलेशन फ्लोकुलेशन यूज किया है तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है रैपिड सैंड फिल्टर। तुमने नाम सुना होगा मेरे ख्याल से इसका। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, रैपिड सैंड फिल्टर। फिल्ट्रेशन हो गया, अब कुछ प्रेसिपिटेट यहां रिमूव हो गया होगा, बचा हुआ यहां रिमूव हो गया होगा। तो और अब इसके बाद में करेंगे सेडिमेंट, सॉरी, डिसइंफेक्शन। इसके बाद करेंगे डिसइंफेक्शन, और डिसइंफेक्शन के बाद कर दोगे सप्लाई। डिसइंफेक्शन के बाद सप्लाई। ठीक है, लिखो। डन। अरे होता क्या है वो बाद में देखेंगे। अभी फ्लोकुलेशन मिक्सिंग होती है, फ्लोकुलेशन मिक्सिंग होती है, फ्लोकुलेशन मिक्सिंग होती है, बाद में देखेंगे अभी पर्टिकुलरली एक एक चीज को। जो हम कोगुलेंट मिलाते हैं, जो हम केमिकल्स मिलाते हैं, उसको मिक्सिंग करने की प्रोसेस होती है फ्लोकुलेशन। धीरे धीरे मिक्स करते हैं। जो बता दूं, ये दोनों चीजें एक ही साथ आती हैं हमेशा। जब कोगुलेशन आएगा तो फ्लोकुलेशन भी होगा और सेडिमेंटेशन भी होगा। ये तीनों चीजें एक ही साथ चलती है, ये ध्यान रखना। ये तीनों चीजें एक ही साथ चलती हैं, और इनके साथ कभी भी
स्लो सैंड फिल्टर काम नहीं आता। चलो एक और बताओ। इफ ग्राउंड वाटर कंटेन्स, if groundwater contains only CO2 and odorous gases, only CO2 and odorous gases, तब क्या करेंगे? हाँ, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बात कर रहे हैं चंदन कुमार। हम पीने के पानी की ही बात करेंगे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में। हम पीने के पानी की ही बात करेंगे। इस केस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? इफ ग्राउंड वाटर कंटेन्स ओनली CO2 एंड odorous gases, तो क्या करेंगे? एरेशन, फिल्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? फिल्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई रामकृष्ण? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन थोड़ी बनेगा, कोई गैसेस का कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा, और गैसेस रिमूव हो जाएंगी फिल्ट्रेशन से, सॉरी एरेशन से, और एरेशन और उसके बाद में डिसइंफेक्शन, दो चीजें काफी रहेंगी। तो यहां पे करेंगे हम एरेशन प्लस डिसइंफेक्शन, एरेशन प्लस डिसइंफेक्शन काफी रहेगा, ठीक है? क्योंकि गैसेस को रिमूव कर देगा एरेशन, और गैसेस का कोई प्रेसिपिटेशन बनता नहीं है। प्रेसिपिटेशन नहीं बनता तो ना ही फिल्ट्रेशन की जरूरत है, ना ही आपको सेडिमेंटेशन की जरूरत है। अरे ऑर्डर गैसेस, जो डिजोल्व गैसेस होती हैं उन्हीं की वजह से ऑर्डर होता है, जो डिजोल्व गैसेस होती हैं उन्हीं की वजह से ऑर्डर होता है, और डिजोल्व गैसेस को एरेशन रिमूव कर देता है। ऑर्डरस गैसेस कही है उसने, तो गैसेस सभी तरीके की रिमूव हो जाती हैं एरेशन से। एक लास्ट और देख लो, सरफेस वाटर विद टर्बिडिटी, सरफेस वाटर विद टर्बिडिटी लेस देन 50 NTU, less than 50 NTU, and where sufficient land is available, and where sufficient land is available। देखो पहली बात तो क्या है कि अगर ये ऐसा कहता है कि यहाँ पे सफिशिएंट लैंड अवेलेबल है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि आप स्लो सैंड फिल्टर काम में लो, क्योंकि रैपिड सैंड फिल्टर में और स्लो सैंड फिल्टर में, स्लो सैंड फिल्टर में एरिया बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, रैपिड सैंड फिल्टर में कम एरिया में काम चल जाता है। तो अगर लैंड है काफी है, मतलब आप स्लो सैंड फिल्टर काम में लो। तो अगर हम स्लो सैंड फिल्टर काम में लेंगे तो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन वाला प्रोसेस हट जाएगी। अब तुमको ये देखो रिमूव क्या करना है,
देखिए रिमूव क्या करना है। टर्बिडिटी, तो टर्बिडिटी किसके कारण है, उस चीज को रिमूव करो। टर्बिडिटी किसकी वजह से होती है, टर्बिडिटी किस कारण होती है। कलर की वजह से, किसने कहा। टर्बिडिटी सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से होती है। तो सस्पेंडेड सॉलिड को कुछ सेडिमेंटेशन टैंक में हटा देंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स को सेडिमेंटेशन टैंक में हटा देंगे। उसके बाद भी अगर कुछ सस्पेंडेड सॉलिड बच गए हैं, तो इसने कहा है सफिशिएंट लैंड इज अवेलेबल, तो वहां पे हम क्या काम में लेंगे, स्लो सैंड फिल्टर काम में लेंगे, वहां हट जाएगा। और उसके बाद में डिसइंफेक्शन कर देंगे। तो इसका प्रोसीजर रहेगा सेडिमेंटेशन, ये होता है प्लेन सेडिमेंटेशन। जब हम कोगुलेशन काम में नहीं लेते तो उसको प्लेन सेडिमेंटेशन बोल देते हैं। इसके बाद स्लो सैंड फिल्टर, इसके बाद स्लो सैंड फिल्टर, और इसके बाद फिर डिसइंफेक्शन। ये क्योंकि हमको रिमूव क्या करना है, सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। और टर्बिडिटी 50 एनटीयू है, मतलब टर्बिडिटी ज्यादा है, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करने वाले हैं। उसने कहा है सफिशिएंट लैंड अवेलेबल है, मतलब स्लो सैंड फिल्टर काम में लोगे। स्लो सैंड फिल्टर काम में लेते ही हम फ्लोकुलेशन वाली प्रोसेस काम में नहीं ले सकते, तो सिर्फ तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचा, प्लेन सेडिमेंटेशन। और इसके बाद में डिसइंफेक्शन तो करना ही है। यहां पे एक नोट लिखना, यहां पे एक नोट लिखना, ये पूछा हुआ है टर्बिडिटी लेस देन, एक सेकेंड, टर्बिडिटी लेस देन 50 एनटीयू, 50 एनटीयू cannot be seen by naked eyes। उसके लिए आपके पास दिव्य शक्तियां होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास दिव्य शक्तियां होनी चाहिए। डन। हाँ जी, हो गया। यहां तक की चीजें समझ में आई कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अभी हम इन चीजों को डिटेल में देखेंगे कि हम सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, बाकी सारी चीजों में क्या करते हैं। मतलब
फिर एक्सेप्टेबल लिमिट 5 NTU क्यों है? अरे इसका मतलब ये नहीं है कि 5 NTU होती नहीं है, या फिर अगर 50 NTU से कम है तो वो नुकसान नहीं करेगा। यहां कहने का मतलब ये है कि अगर 50 NTU से कम टर्बिडिटी है तो आपको दिखती नहीं है, वो आपको आंखों से दिखती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नुकसान नहीं करेगा। चलिए अब एक एक प्रोसेस के बारे में देखेंगे। अब एक एक प्रोसेस के बारे में देखेंगे। हाँ सस्पेंडेड सॉलिड तो है मगर दिखेगा नहीं, इतना कम है या इतना छोटे पार्टिकल्स हैं वो। जैसे तुमने मान लीजिए 1 मिलीग्राम सिलिका 1 लीटर में डाल दी, तो दिखेगी क्या वो? नहीं दिखेगी। तो जब तक 50 मिलीग्राम सिलिका नहीं डालोगे 1 लीटर में तब तक नहीं दिखेगी, कहने का मतलब ये है आंखों से। हाँ सस्पेंडेड तो होगी, सस्पेंडेड तो होगी, मतलब वो क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि जिसको आप देख पाओ, सस्पेंडेड तो है, सस्पेंडेड तो है। स्क्रीनिंग, पहला लिखिए स्क्रीनिंग, एक एक के बारे में बात करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब जाली होता है और कुछ भी नहीं होता। तो जाली जिन जिन चीजों को रोक सकती है वही चीजें हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कोई पत्तियां वगैरह हो, इस तरीके की चीजें, उनको वो अंदर जाने से रोक देती है। ये दो तरीके की होती है, कोर्स और फाइन, जिनको साइज के आधार पर डिफाइन किया जाता है कि इनकी ओपनिंग की साइज क्या है। दीज आर क्लासिफाइड एज, these are classified as coarse screen and fine screen. Coarse screen and fine screen. Coarse screen and fine screen. Coarse screens are in the form of bars. Coarse screens are in the form of bars spaced at spaced at 20 to 100 20 to 100 mm center to center, 20 to 100 mm center to center. Fine screens are in the form of fine screens are in the form of wire mesh. Form of wire mesh with opening less than 10 mm. With opening less than 10 mm. Opening less than 10 mm. तो इसमें सिर्फ इतना ही है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो कोर्स स्क्रीन होगी वो तो इस तरीके की होगी जैसे जाली होती है, बड़ी बड़ी जालियां। कोर्स स्क्रीन इस तरीके की होगी जिसमें बार्स होंगी, ठीक है। तो और इनके बीच का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 20 से लेके 100 mm होगा। ये कोर्स स्क्रीन है। लेकिन जो फाइन स्क्रीन होगी वो वायर मैश की फॉर्म में होगी, इस तरह से। घरों में लगाते हैं ना, मच्छर नहीं आए इस वजह से, उस फॉर्म में। ये फाइन स्क्रीन है। इसकी जो ओपनिंग है
वो लेस देन 10 mm है। लेस देन 10 mm है। डन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, वो सारे के सारे स्टेप्स नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजों में आ जाएगा आपका सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन विद कोगुल। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले चैप्टर के, वो क्या है देखिए। एक तो है सेडिमेंटेशन, यहां से थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेडिमेंटेशन के साथ अगर मैं दोनों चीजें जोड़ दूं, अगर इसके साथ दोनों चीजें जोड़ दें, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के अलावा सॉफ्टनिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस वाले चैप्टर के, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये वाले टॉपिक। स्क्रीनिंग वगैरह सिर्फ समझने के लिए है, यहां से क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से करना, यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बाकी का प्रोग्राम कल चालू करेंगे। अभी तो टाइम हो गया है, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि नया टॉपिक चालू करें। अभी तक दिक्कत किसी को कोई? ये समझ में आ रहा है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे इसमें, क्यों करेंगे? हम्म। चलिए, तो फिर कल मिलते हैं। अभी तो शाम को भी क्लास होगी। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।